हो गया? हाँ, आई थिंक अब स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग, बिल्कुल। ओके, हाँ हो चुकी। ओके, आई एम हिमांशु। मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर यानी सहायक निदेशक काम कर रहा हूँ फिलहाल राष्ट्रीय पदकता परिषद में, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो वी वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन ऑल द एरियाज ऑफ इंडस्ट्रीज। बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा बिकॉज कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको मीटिंग रूम से मुझे एडमिट करना पड़ रहा है, तो अगर डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज डोंट माइंड। ओके, तो फिलहाल मेरी पोस्टिंग जयपुर में है। इसके पहले मैं कोलकाता में पोस्टेड था। 2015 में आई केम बैक टू जयपुर, जो होम पोस्टिंग है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ज्वाइन करने के पहले आई हैव वर्कड विद एक टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मैं, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में। यहाँ पे एक टिपिकल सॉफ्टवेयर कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले वही सारे काम होते हैं जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। तो उसके बाद आई चेंज माई स्ट्रीम, आई ट्राई टू मूव टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। मैंने सोचा कि पहले एमबीए कर लेते हैं ऑपरेशंस में, बट फिर साथ में करते करते ही मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी इन नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, तो मैंने एमबीए करने की बजाय ये ज्वाइन कर लिया बिकॉज जो करिकुलम था वो मुझे लगा कि ऑलमोस्ट सेम है। तो पर्पस वॉज ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब। बीच बीच में कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं उनको ऐड करता जाऊंगा। तो पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इसको ज्वाइन करने के पीछे टारगेट वाज नॉट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, टारगेट वाज टू लर्न समथिंग न्यू। ऑपरेशंस एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री मतलब केवल फैक्ट्री नहीं, इंडस्ट्री मतलब कोई भी सेक्टर आपकी इकोनॉमी का। वो इंडस्ट्री आपकी एग्री बिजनेस की भी हो सकती है, वो इंडस्ट्रीज टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग वाली भी हो सकती है, वो इंडस्ट्री आईटी सेक्टर की जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो भी हो सकती हैं। इट कैन बी गवर्नमेंट ऑल्सो। आजकल गवर्नमेंट को एज एन इंडस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन्ड है। बाद में किसी को भी कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ भी डाउट्स हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस मोबाइल नंबर और द ईमेल आईडी विच आई हैव मेंशन्ड। तो सबसे पहले जब हम अपने करियर चॉइसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे सामने बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि हम सबसे पहले तो वो करने की कोशिश करें जो सही में हमको पसंद है। डू वी रियली लव व्हाट वी आर डूइंग? या फिर अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, स्कूल में हैं, तो आपके फ्यूचर के लिए क्वेश्चन है कि आर यू गोइंग टू डू व्हाट यू लव? अदरवाइज यू विल बी फोर्स्ड टू लव व्हाट यू डू। बहुत बेसिक सी चीज है, या तो आप वो करें जो आपको पसंद है, नहीं तो आपको वो पसंद करना पड़ेगा जो आप बाद में कर रहे होंगे। और यही एक बेसिक चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, आपके सेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन के बीच में। अपनी लाइफ में आप सेटिस्फाइड रहते हैं या फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आपको जो पसंद है आप वो करने वाले हैं या जो आप करने वाले हैं वही आपको पसंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी नोट पे मैं स्टार्ट करूंगा। आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि इंजीनियर कैसे बनना है, आई एम नॉट हियर टू टेल यू डॉक्टर कैसे बनना है। आई एम हियर टू टेल यू जो आपको बनना है वो आपको कैसे बनना है। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, सीए, ये 3 4 5 ऑप्शंस हैं जो सबको पता है, बट इसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं उन तक हम कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले आई वुड वांट कि अपने जितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं वो किस स्ट्रीम के हैं, स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के हैं या फिर जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। सभी मैनर के बच्चे, स्कूल वाले भी हैं, कॉलेज वाले भी हैं। तो आप थोड़ा सा उसी मैनर में इनको बताइए। यानी कुछ 11th क्लास 12th क्लास वाले भी हैं और कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट भी हैं। ओके, तो एक काम करें, आप सब लोग जो जो भी कंफर्टेबल हों इस ऐप के साथ, वो लोग अपने चैट बॉक्स में जाके मेंशन जरूर करें एक बार कि आप बीएससी हैं, बीएससी परस्यू कर रहे हैं या बीए परस्यू कर रहे हैं या 11th 12th में हैं या 8th क्लास में हैं। जिस भी क्लास में आप हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं, एक बार चैट बॉक्स में जाके जरूर प्लीज मेंशन करें, तो मैं ये देख लूंगा कि मैक्सिमम लोग किस स्ट्रीम के हैं।
अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा उसको रिलेट करते हुए चलेंगे, अदरवाइज कुछ लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा, कुछ के लिए वो इररिलेवेंट सा हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने इस ऐप का चैट बॉक्स खोल के मेंशन करें आप अभी क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है, बीए में है, बीएससी में है, इंजीनियरिंग में है या स्कूल में है, एक बार मेंशन जरूर करें। तब तक एक दो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उनको एडमिट कर लेते हैं। ओके, कुछ रेस्पॉन्सेज आ चुके हैं। चैट बॉक्स आ गया। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी मेरा चैट बॉक्स दिख रहा होगा। ठीक है, 12th कॉमर्स प्लस मैथ्स, ओके, एमकॉम प्रीवियस ईयर, ओके, सीए, बीकॉम कंप्लीशन वाले भी हैं, एमकॉम, ज्यादातर कॉमर्स वाले दिख रहे हैं मुझे, कॉमर्स एंड मैथ्स है ना, बीकॉम चल रहा है, चल रहा है। 12th पीसीएम, ओके, इशिका भंडारी, वातिका गुप्ता, बीकॉम। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग जो बच्चे जो अभी हैं इस सेशन में 11 12th वाले हैं या फिर 12th के बाद वाले हैं। ठीक है, तो मुझे लगा था कि 8 9 वाले बच्चे भी कुछ होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो इट्स अ मिक्स क्राउड। सबसे ज्यादा जो मुझे कोई हमारे यहाँ पे अनम्यूट करना पड़ेगा। अरे ये किसका माइक म्यूट करना पड़ेगा शायद। ओके, ठीक है, तो सबसे टिपिकल जो सारे प्रोफाइल हमको दिख रही हैं 11 12th और 11 12th के इमीडिएटली बाद वाले एमकॉम बीकॉम सीए उस लाइन के हैं। एक दो बच्चे साइंस वाले इंजीनियरिंग साइड के भी हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। देखिए, अब नेक्स्ट स्लाइड अगर आपको दिख रही हो तो ये वही प्रोफाइल्स हैं जिसके सारे आपके पार्टिसिपेंट्स हैं फिलहाल। जो मैथ्स वाले हैं वो इंजीनियर बनने का सोच रहे होंगे, बायो वाला अभी तक तो कोई नहीं दिखा, बट अगर कोई है तो ऑप्शन वुड बी डॉक्टर बनना, फिर सीए, सीएस, कुछ लोगों के लिए आजकल नया ऑप्शन लॉयर के रूप में एक आ गया है, एलएलबी करके आप लॉयर बन सकते हैं। फिर कुछ लोगों के पास आईएएस आईपीएस का ऑप्शन होता है, जो बीकॉम एमकॉम बीएससी बीए कर चुके हैं ऑलरेडी, ग्रेजुएशन वाले। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये जो अपने सामने ऑप्शंस हैं, अगर कोई चूज करता है कि मुझे सीए बनना है या कोई चूज करता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो क्या सबसे पहले हमको पता है कि इंजीनियर अगर हम बन गए तो पूरी लाइफ में हम क्या काम करने वाले हैं? एक इंजीनियर काम क्या करता है? एनी आइडिया? कोई मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि इंजीनियर क्या करता है। एनीवन? एक इंजीनियर क्या करता है, कोई मुझे बताएंगे? चैट में, चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे तो सेशन जल्दी जल्दी बढ़ेगा। कोई मैथमेटिक्स वाले या पीसीएम वाले बच्चे? इंजीनियर करता क्या है? देखिए, चलिए मैं यहाँ पे बहुत बेसिक से शुरू करता हूँ। इंजीनियर में ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं, तो कोई कॉमर्स वाले मुझे बताएं कि सीए क्या करता है। सीए इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोफेशन अमंग कॉमर्स स्टूडेंट्स। तो सीए में ऐसा क्या है कि सब लोग सीए कर रहे हैं? कोई बताइए मुझे, सीए क्या करता है? अच्छा, ये किसी ने रिस्पॉन्स दिया है, ऑडिट करता है, ठीक है। और किसी ने इंजीनियरिंग के लिए मुझे रिस्पॉन्स दिया है कि न्यू इनोवेशन, वेरी गुड, ठीक है। एक और रिस्पॉन्स है, कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट करता है, ठीक है। एमबीए के लिए क्वेश्चन आया है कि एमबीए के बारे में भी कुछ बताएं, वो मैं बाद में आता हूँ उस पर। आरती गुप्ता, शी सेइंग अकाउंट्स के काम करता है, फाइनेंशियल एडवाइजर, ओके, ये कुछ नया है, तो सीए वाला काम किसी ने बताया है। ओके, एक बड़ा क्रिएटिव सा आंसर आया है, टैक्स की चोरी करता है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है,
मगर वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन राइट पर्सपेक्टिव, कि वो टैक्स चोरी नहीं करता, वो टैक्स सेविंग्स के तरीके बताता है। अब माय पॉइंट इज, आप जो करने जा रहे हैं सीए करने के बाद, सीए का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, तो ये तो क्लियर है कि अकाउंट्स में डील करता है। अब अकाउंट्स में जो डील करता है वो केवल ऑडिट नहीं करता, वो केवल टैक्स की चोरी या फिर टैक्स की सेविंग्स नहीं करवाता, वो और भी बहुत सारे ऐसे काम करता है जो इन जनरल बच्चों को अभी फिलहाल नहीं पता, क्योंकि हमें वही पता होता है जो हमें पेरेंट्स ने बताया है या जो हमने अपने आसपास कोचिंग में देखा। तो वी नीड टू नो कि सीए करने के बाद क्या क्या ऑप्शन है। अब चले मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं वोडाफोन का। वोडाफोन एक टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है। वो क्या करती है, वो आपको मोबाइल की नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। मोबाइल आपका, सिम उस कंपनी का, एंड उस सिम के थ्रू आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगी। अब वो जो कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी है, कुछ लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, ओके, तो वी हैव 25 पार्टिसिपेंट्स टिल नाउ। अब जो वोडाफोन है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी एक फॉरेन की कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है। तो इंडिया में जब कोई बाहर की कंपनी ऑपरेट करेगी तो उसको किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है, ये उसको कौन बताएगा? या तो वो बताएगा जिसने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होंगे, या वो बताएगा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस का नॉलेज होल्डर है, जिसको अच्छी नॉलेज है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो यानी कि जो कानून है, स्पेशली द फाइनेंशियल जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कोई भी कंपनी आती है तो पैसे कमाने आती है, तो अल्टीमेटली जिस भी रेगुलेशन के अंडर वो काम करेगी, सबसे बेसिक हो गया कंपनीज एक्ट, यानी जिस कंपनीज एक्ट के तहत वो कंपनी इंडिया में काम करेगी उसके एक्सपर्ट्स की उस कंपनी को जरूरत पड़ेगी। तो मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सीए बनने के बाद केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बने, आप वो ऑप्शन भी देखें जो दूसरे लेवल पे हमारे पास अवेलेबल है। सीए तो आपके बन सकता है, नो डाउट, बट हम वो ऑप्शन भी देखें जो डायरेक्टली हमें कोई नहीं बताता, बट वो हमारे चारों तरफ दिख रहे हैं हमको होते हुए। जब एक कंपनी आती है वोडाफोन और बाद में वो आइडिया के साथ में मर्ज हो जाती है, तो इनके आपस में कुछ शेयरिंग होती है कि कौन कितने पैसे देगा, कौन कितने शेयर्स होल्ड करेगा, किसके कितने एम्प्लॉयज होंगे, उन अलग अलग एम्प्लॉयज के अलग अलग प्रमोशंस के लेवल होंगे, उनको कैसे मिक्स किया जाएगा। तो अब ये मर्जर का इशू हो गया, तो मर्जर कौन करवाएगा? जिसको कंपनीज एक्ट के या ऐसे मर्जर एंड एक्विजिशन की नॉलेज होगी। तो एक सिंपल लॉयर को नहीं आता ये सब, एक सिंपल सीए को भी नहीं आता ये सब, बट एक सीए जिसको थोड़ी बहुत लीगल नॉलेज हो, जिसको दोनों एरियाज की नॉलेज हो, वो इसमें हेल्प कर पाएगा। तो माय पॉइंट से सिंपल, हमें अपने आसपास देखना जरूरी है कि हमारे आसपास जो दूसरी कंपनीज हैं या गवर्नमेंट है या एनजीओज हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड सम सर्विस। उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आप जो पढ़ाई करने वाले हो, इज दैट सफिशिएंट और नॉट? एक नॉर्मल सी आपने किया, आपने एक कंपनी में सीए की जॉब कर ली, ठीक है, अच्छा खासा 10 लाख का, 12 लाख का, 15 लाख का पैकेज भी शायद मिल जाएगा, ठीक है, बट इज इट रियली समथिंग जो आपको पता था कि मैं ये करने वाला हूं? क्या आपने कभी ये सोचा कि वोडाफोन और आइडिया का जब मर्जर होगा तो उसमें क्या क्या टेक्निकल इश्यूज होंगे, कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी? तो अगर हम उस लेवल पे थोड़ा सा सोच सकें, या हमारे पेरेंट्स हमें समझा सकें कि सिंपल सीए या सिंपल इंजीनियर या एक सिंपल डॉक्टर बनने के अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, बिकॉज इनके पीछे दुनिया भाग रही है। एवरीवन इज राइट नाउ रनिंग टू बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर और अ सीए, नाउअडेज लॉयर आल्सो, इन सम केसेस जो ग्रेजुएट कर चुके हैं आईएएस आईपीएस। बट पॉइंट इज, हम जो पढ़ रहे हैं उससे फ्यूचर में हम किस एरिया में जा सकते हैं, हमें वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा मैं आगे चलूंगा, आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं बीच बीच में कि एमबीए के लिए कुछ कुछ बताइए या इंजीनियरिंग वालों के लिए कुछ बताइए, मैं उस पर भी आता हूं। अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास प्रॉब्लम्स क्या हैं। अब चैट बॉक्स में आपको केवल एक या दो प्रॉब्लम्स के नाम लिखने हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं, जो आपको लगता है सॉल्व होनी चाहिए।
एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। जैसे अभी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है किसी भी सिटी में, स्पेशली मेट्रोज में ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इशू आ गया है। इतनी सारी गाड़ियां रोड के ऊपर हो गई हैं कि उस जगह कम बची है। तो ट्रैफिक अपने आप में एक प्रॉब्लम है, उस ट्रैफिक की वजह से होने वाला पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है। तो आप अपने आसपास देखें और मुझे बताएं कि कोई एक प्रॉब्लम जो आपकी नज़र में है या जिसका आपको लगता है कि आप वो न्यूज़ में देखते हो या पेपर में पढ़ते हो। चैट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, सैनिटेशन, ओके गुड। ड्रेनेज सिस्टम, इलिटरेसी, ठीक है, मैं आपके कॉन्सेप्ट को लिखता भी रहता हूँ। और कुछ लोग आंसर दीजिए मुझे। सैनिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम, इलिटरेसी, रिजर्वेशन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, पॉवर्टी, और कोई, बैकवर्डनेस, ठीक है, और बताइए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, चलो इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, पॉवर्टी बैकवर्डनेस मैंने एक साथ जोड़ लिया है। पीपल्स मेंटेलिटी रिगार्डिंग थिंग्स, वेरी गुड पॉइंट, मेंटेलिटी सही है। और कोई, ठीक है, सैनिटेशन के बाद क्या आया, माइंडसेट, ठीक है, वो उसमें आ गया, पीपल्स मेंटेलिटी रिगार्डिंग ऑल थिंग्स यानी माइंडसेट। और कोई ऑप्शन, ठीक है, अभी इसको यहाँ रखते हैं, है ना। अब इसको ऐसा किया जाए कि एक कॉलम और बनाते हैं सेम टू सेम एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट सम मोर प्रॉब्लम्स, वो मैं बताऊंगा क्यों। अब आप जिस एरिया की पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने लिखा सीए की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने लिखा कि इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी को एमबीए करना है। तो अब आप मुझे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं या जो आप पढ़ाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम का नाम बताएं। ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई जो आपने अपने आसपास देखी और आपका ध्यान गया उसके ऊपर, यानी आपको उसमें इंटरेस्ट तो है, नो डाउट। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए। फर्टिलिटी रेट, ये चलो ये तो पुराना वाला मान लेते हैं। मोबाइल एडिक्शन, अच्छा गुड। अभी मुझे आपको अपना आंसर का अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। आप लोग जिस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, सपोज आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तैयारी वाले स्टूडेंट हैं, 11th 12th में हैं। अब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम बताएं जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से लिंक होती हो, या जो सीए वाला है वो मुझे सीए की प्रॉब्लम बताए कि अकाउंट्स की ये प्रॉब्लम है। यस, गुड आंसर, पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल। देखिए रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बाकी लोग भी रिस्पॉन्सेज मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, वो देख के ही समझें कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। आप जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उस फील्ड की या उस डोमेन की एक प्रॉब्लम बताएं मुझे। कोई इंजीनियर, कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, ओके, सीएस इंजीनियर, पीपल्स प्राइवेसी, ओके ओके, प्राइवेसी ऑफ डेटा लिख लेते हैं। एम लिमिट इंग्लिश एंड एमबीए, ओके, इंग्लिश भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। लिमिटेड एरियाज ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज ऑफ जॉब्स। एमबीए वाला क्या बताया, एमबीए वाले ने लीडरशिप, ठीक है। आई वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट बट नॉट अवेयर हाउ टू गेट इट, ओके, इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन काउंसलिंग, न्यूट्रिशन या फिर माल न्यूट्रिशन इज अ प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन बहुत है, ये मेंशन किया आपने, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो पढ़ना चाह रहे हो उसमें उस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन है, ओके।
ठीक है, इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। अब देखिए, जो आपने मुझे ऑप्शंस बताए हैं ना कि ये प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपनी पढ़ाई वाले या स्टडी के फील्ड से लिंक करते हो, बट लेफ्ट साइड में जब मैंने पहले पूछा था कि आप अपनी लाइफ में या अपने आसपास सोसाइटी में अपने देश में क्या प्रॉब्लम देखते हैं, तो दोनों के आंसर डिफरेंट हैं। डिफरेंट क्यों है? अगर आपको लगता है सैनिटेशन इज अ प्रॉब्लम, तो सैनिटेशन का जो टॉपिक है उसमें आपका इंटरेस्ट है, ये तो पता लग गया। ठीक है, कि गांव गांव में या हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, ये आपको पता लग गया। कुछ रिस्पॉन्स अभी भी आ रहे हैं, बीच बीच में देखते जाते हैं अपन। ठीक है, रिजर्वेशन मेंशन किया है, पहले भी आया था। ओके, तो सैनिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमने रिसेंटली देखा है कि पिछले कुछ टाइम में स्वच्छ अभियान के थ्रू या और भी डिफरेंट मिशंस के थ्रू इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की गई। अब हमें ये देखना है कि एक जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला बच्चा है, क्या उसको पता है कि सैनिटेशन की प्रॉब्लम कैसे दूर होगी। अगर वो चाहे कि बड़ा होके इंजीनियर बने वो तो ठीक है, बट इंजीनियर बन के वो सैनिटेशन की प्रॉब्लम दूर कर पाए, तब तो वो उस करियर गोल को अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैप कर पाएगा। अगर वो बड़ा होके सपोज कर लेते हैं कंप्यूटर इंजीनियर बना और वो इन्फोसिस में या टीसीएस में या फिर ऐसी किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो कोडिंग करते करते भूल जाएगा कि सैनिटेशन के बारे में कभी कुछ सोचा था। दूसरा आपने दिया है ड्रेनेज सिस्टम लिंक्ड टू सैनिटेशन वेरी क्लोजली। फिर किसी ने दिया है इलिटरेसी। इलिटरेसी आज की डेट में केवल इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स है। तो इलिटरेसी को दूर करने के लिए उस स्टूडेंट को क्या पढ़ने की जरूरत है, दैट इज द बेसिक थिंग। अगर आपको लगता है कि इलिटरेसी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम जिसमें आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है और आप बड़े होके उसको दूर करना चाहते हो, तो आपको पढ़ाई वो वाली करनी चाहिए ना जिसमें आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज मिले। जैसे इलिटरेसी किसको कहते हैं या लिटरेसी कैसे किसको कहते हैं, पहले तो वो पता होना चाहिए। कोई मुझे बताएगा लिटरेसी क्या होती है? लिटरेसी यानी साक्षरता होती क्या है? चैट बॉक्स में जल्दी से, लिटरेसी क्या होती है? एनीवन जिसको पता हो, बच्चे या पेरेंट्स, एनीवन? एजुकेशन नहीं, एजुकेशन नहीं होती लिटरेसी। और बताइए, और कोई? साक्षरता किसे कहते हैं? साक्षरता का संधि विच्छेद अगर अपन करें, स प्लस अक्षर, साक्षर यानी कि जो लिख सके। ओके, देयर इज वन गुड आंसर, वन कैन राइट हिज नेम एंड रीड वन लैंग्वेज। कुछ हद तक ठीक है। साक्षर का मतलब है जो अक्षर पढ़ सके और लिख सके। तो दिस इज द बेसिक ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अब अगर हमको समझना है कि इस साक्षरता या निरक्षरता के पीछे रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो वो आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा? इलिटरेसी एक सोशल और इकोनॉमिक इशू है, तो ये मान के चलिए कि आपको साक्षरता के बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई इलिटरेसी के टॉपिक पे काम करना चाहता है फ्यूचर में, या उसको जेन्युइनली कनेक्शन लगता है, अगर उसको जेन्युइनली लगता है कि मुझे बड़े होकर इलिटरेसी दूर करनी है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है, जरूरी नहीं है कि एनजीओ खोला जाए, जरूरी नहीं है कि आप फ्री में काम करें, आप ऐसे सेक्टर में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर सकते हैं जो आपको अच्छी सैलरी भी देंगे। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली एजुकेटेड हैं उस फील्ड के लिए। एक किसी ने मेंशन किया है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम नहीं है। रिजर्वेशन कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश थी। एक सेकंड, कुछ लोग ज्वाइन होना चाहते हैं। ओके, तो रिजर्वेशन कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक रास्ता था। अब उस रास्ते में कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई, वो बात अलग है। ठीक है, तो इसको मैं प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ फिलहाल। बट अगर आप चाहते भी हो, किसी को लगता है कि रिजर्वेशन इज वन इशू जिस पे काम होना चाहिए, आपको लगता है कि रिजर्वेशन उसको मिल रहा है जिसको नहीं मिलना चाहिए और उसको नहीं मिल रहा है जिसको मिलना चाहिए, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट। आप उसके लिए क्या पढ़ोगे आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिविजुअल हर एक पे फ्यूचर में हम और सेशंस करेंगे।
तो हर टाइप के एरियाज पे अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी आई जस्ट वांटेड टू गिव यू एन आइडिया कि हम जेन्युइनली जो फील करते हैं लाइफ में, अगर उसी से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे तो हमें फायदा होगा। और आप कोई भी प्रॉब्लम देखें, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन केवल एक पढ़ाई में नहीं है। जैसे अगर हम देखें सैनिटेशन, सैनिटेशन केवल इंजीनियरिंग का टॉपिक नहीं है, सैनिटेशन केवल इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, सैनिटेशन केवल सोशियोलॉजी का टॉपिक नहीं है। सैनिटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स के लोग चाहिए, या फिर वो लोग चाहिए जो मल्टीपल डिसिप्लिन्स को समझते हैं। सपोज सैनिटेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, जब टॉयलेट बनेगा। यानी मान के चलिए एक सिविल इंजीनियर या एक आर्किटेक्चर से पक्का चाहिए जिसको बनाना आता हो कि कितने बाय कितने का बनना चाहिए टॉयलेट। ठीक है, अगर टॉयलेट से ड्रेनेज से नाले से अगर एग्जॉस्ट या एग्जिट के लिए रास्ता देना है तो उसका डिज़ाइन कैसे किया जाए। बट उसी सैनिटेशन को अचीव करने के लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि गांव में या फिर कुछ पिछड़े इलाकों में लोग टॉयलेट्स क्यों नहीं बनवा रहे हैं। तो आपको लोगों की मेंटालिटी समझनी पड़ेगी। तो पॉसिबल है आपको सोसाइटी का स्टडी करना पड़े, यानी आपको सोशियोलॉजी पढ़नी पड़े। फिर हो सकता है आपको लोगों की मेंटालिटी देखनी पड़े कि मेंटालिटी क्या है, टॉयलेट्स घर में क्यों नहीं बनवा रहे हैं। आपको पॉसिबल है साइकोलॉजी पढ़नी पड़े। तो अब एक तरफ सपोज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्वच्छ भारत अभियान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो चाहता है ऐसे 5 कंसल्टेंट्स को हायर करना जो सैनिटेशन में हेल्प करें। अब उनके सामने 5 ऑप्शन है। एक इंजीनियर है सिविल का जिसको टॉयलेट बनाना आता है, एक सोशियोलॉजिस्ट है जिसको सोसाइटी के बारे में पता है कि सोसाइटी कैसे वर्क करती है, क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में, पिछड़ी सोसाइटीज में टॉयलेट्स क्यों नहीं बनवाए जाते हैं। एक बंदा है जो साइकोलॉजिस्ट है, और एक चौथा या 5वां कैंडिडेट है जिसको थोड़ी सिविल इंजीनियरिंग भी आती है, उसने एमए इन सोशियोलॉजी भी किया है एंड उसने थोड़ी बहुत साइकोलॉजी की पढ़ाई की है। तो जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वो कौन सा होगा? कोई चैट बॉक्स में मुझे बताए बेस्ट कैंडिडेट कौन होगा इस जॉब के लिए? इंजीनियर होगा, सोशियोलॉजिस्ट होगा, साइकोलॉजिस्ट होगा, या जिसको तीनों आते हैं, ऑल 3 का जो मिक्सचर है वो होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में कोई आंसर दे मुझे। ओके, आशीष गुप्ता ने मेंशन किया है कि जो 3, अच्छा अभिषेक गुप्ता ने भी मेंशन किया है 3 in 1, ऑल 3 ऑल। तो अब देखिए बेसिक पॉइंट इज, आप करियर ऑप्शन कुछ भी लें, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएं, ये गारंटीड मान के चलिए कि फ्यूचर में इफ यू हैव टू स्टैंड आउट, अगर आपको दूसरे कंपटीशन से अलग दिखना है। कुछ लोग लगता है अनम्यूट पे हैं, आप कौन कौन से फील्ड में? सबको म्यूट कर दीजिए। लेकिन मैं सबको म्यूट करने की कोशिश करता हूँ। कोई पूछ रहा है क्या कुछ? ओके, यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन कहाँ पे है? जिसे कुछ पूछना है वो हैंड रेस करके पूछ ले, और वैसे भी लास्ट में ओपन सेशन रहेगा तो आप अपने क्वेश्चन रख सकेंगे। किसी को कुछ पूछना है ना तो फिलहाल अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उसको क्वेश्चन को टेकअप कर लूँगा, तो बड़ा काम फास्ट हो जाएगा। तो बेसिक पॉइंट जो मैं मेंशन कर रहा था वो ये है कि हम फ्यूचर में नीचे जो टैब के ऊपर जो बार है उसमें है म्यूट ऑप्शन। हाँ, ये म्यूट कर दिया मैंने फिलहाल। तो हाँ, अगर आपको किसी को क्वेश्चन पूछना है तो चैट बॉक्स में प्लीज अपना क्वेश्चन मेंशन कर दें। आई विल टेक अप योर क्वेश्चन जहां भी रिलेवेंट स्लाइड आएगी। ओके, तो बेसिक पॉइंट पे वापस आते हैं। बेसिक पॉइंट वाज, आपको कुछ भी करना है, इफ यू वांट टू स्टैंड आउट कंपेयर टू योर कंपटीशन, लाखों बच्चे दौड़ रहे हैं एग्जाम में पास होने के लिए, आपसे compete करने के लिए, आपसे बेटर करने के लिए। तो एक तरीका तो यह है कि हम उनके साथ में दौड़ें और उनसे तेज दौड़ें। एक तरीका ये भी है कि हम कुछ डिफरेंट करें जिससे हमें एडिशनल एडवांटेजेस हों, विच विल कीप अस अहेड इन द कंपटीशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएशन में है। काफ़ी सारे लोगों ने बीकॉम या एमकॉम मेंशन किया है, ठीक है, तो कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग मेंशन किया है, कुछ बीएससी वाले भी हैं। तो एक पॉइंट तो क्लियर है, जब तक आप स्कूल में हैं तब तक तो ठीक है, आपको वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आपके करिकुलम में है। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया तो आप वही पढ़ो। आप एक बार आईआईटी में चले गए या फिर डॉक्टर बनने के लिए कहीं चले गए, उसके बाद में अदर ऑप्शंस विल ओपन अप फॉर यू।
पर जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन में हैं, चाहे बीए हो, बीएससी हो, एमबीबीएस हो, बीटेक हो, एनीथिंग, आप सब देखते चलें कि आपके पास आपके डिसिप्लिन के अलावा आपको और क्या करने की जरूरत है जो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए जिससे आप कनेक्ट करते हैं। अगर आप सैनिटेशन से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो एडिशनल नॉलेज आपको क्या होनी चाहिए, उस पर एक बार जरूर पर्सनली सर्च करें। वी विल टेक इंडिविजुअल सेशंस आल्सो, उसमें मैं बता दूंगा वन बाय वन। The point is, you have to become that person who can solve the entire problem. Only engineer or only CA or only doctor cannot solve complete problem. Complete problem solve करने के लिए या तो टीम चाहिए या ऐसे लोग चाहिए जो मल्टीपल फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं। चलिए अब एक चीज पे आते हैं कि लोगों का एक बेसिक क्वेश्चन जो मुझे लगता है, और एक दो बंदों ने चैट में पूछा भी है, कि कौन सा फील्ड चुना जाए, वो कैसे पता लगे। अभी देखिए आपके सामने 4 इमेजेस हैं, ठीक है। इन 4 इमेजेस में से आपको लेफ्ट वाली इमेजेस ज्यादा अपील करती हैं या फिर राइट वाली? मतलब जो नंबर्स और ये फिजिक्स वाला मेंशन्ड है, ये वाली इमेजेस ज्यादा अट्रैक्ट करती है या फिर जो नेचर की इमेजेस दे रखी है राइट साइड में, वो वाली ज्यादा टच करती है अंदर तक? मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में चाहिए जल्दी जल्दी, जो लोग एक्टिव हैं। और जो लोग चैट में रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं बोलूंगा उनको भी कोशिश करें एंड ट्राई टू गिव सम आंसर्स इन द चैट बॉक्स। इट विल मेक श्योर कि आपके आइडियाज मुझ तक पहुंचे और मैं समझ पाऊं कि आप लोग इन जनरल क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। अकॉर्डिंगली वी विल टॉक अबाउट योर करियर ऑप्शंस। ओके, 2 कैंडिडेट्स ने नंबर्स मेंशन किया है और 5-6 लोगों ने नेचर की इमेजेस का मेंशन किया है, ठीक है। अब ये बताने का सिंपल एक ही पर्पस था, ठीक है। पर्पस इज टू टेल यू आप सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैक्सिमम लोग राइट वाली इमेजेस, यानी जो नेचर की इमेजेस बनी हुई हैं, एक में पेड़ उगा हुआ है, एक सुंदर से ग्राफिक्स के अंदर एक नदी बह रही है, तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, सो इट इज आवर नेचर टू कनेक्ट विद द सराउंडिंग्स। हम नंबर्स से उतना कनेक्ट नहीं होते जितना हम नेचर से कनेक्ट होते हैं। जब बहुत धूप लगती है तो अल्टीमेटली पेड़ के नीचे बैठने हमको अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट पेड़ बचाना किसको अच्छा लगता है, दैट इज द क्वेश्चन। हम जो अपने आसपास देख रहे हैं, नंबर्स तो आपको पूरी दुनिया बता रही है कि नंबर पढ़ने 1 2 3 4 बचपन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट सेव अ ट्री, ऐसी कोई चीज आपको कब आके बताई जाती है? शायद स्कूल में कभी कभी कोई एनुअल फंक्शन होता है तब, या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है तब। यानी एक वो फेस्टिवल की तरह, एक ओकेजन की तरह स्पेशली अलग से बताना पड़ता है कि नेचर नाम की कोई चीज होती है, हमें पेड़ बचाने की जरूरत है। ओके, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वी रीड अबाउट H2O, बट H2O की वाटर साइकिल हम जिस केमिकल फॉर्म में पढ़ते हैं वो तो हमने याद कर लिया, बट उस H2O का, उस वाटर का किसी ने आपको कभी ज्योग्राफिकल मैप बना के दिखाया कि देखो इंडिया में हिमालय से नदी निकली और हिमालय से निकल के फिर यूपी बिहार के जो प्लेन्स हैं, गैंगेटिक प्लेन्स, गंगा के मैदान, वहां पे होते हुए फिर नदी आगे बढ़ी, झारखंड और ईस्ट बिहार के पास से वेस्ट बंगाल में उसने एंट्री ली, गंगा नदी ने। उस बीच में उस नदी में बहुत सारी नदियां मिली, घाघरा, गंडक, कोसी, सप्तकोसी, ब्रह्मपुत्र। किसी ने इस तरह से ना बताया नहीं। हमारे साथ क्या होता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, इट टीचेस अस अबाउट द नंबर्स, इट टीचेस अस अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ फिजिक्स, इट आल्सो टीचेस अस अबाउट सीए के जो फॉर्मूलाज हैं आपके। बट बहुत कम लोगों को एक नेचुरल फ्लो ऑफ थिंग्स पढ़ाया जाता है। अगर किसी ने बीए इन ज्योग्राफी भी किया होगा ना, तो बिलीव मी, मैं ज्योग्राफी के बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी कौन से देश में मिलती है, इसका तो बता देंगे, बट वहीं पे क्यों मिलती है ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इवन ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं बता पाते कि गंगा ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाके क्यों मिली, कहीं और क्यों नहीं मिली, असम में क्यों नहीं मिली, बिहार में क्यों नहीं मिली।
ठीक है, ब्रह्मपुत्र बह के बिहार तक क्यों नहीं आई, वहां क्यों नहीं मिली? तो इसके आंसर जो हैं दे आर लिंक्ड विद साइंस। तो हम साइंस को अलग पढ़ते हैं, हम नेचर को अलग अलग देखते हैं। तो जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स में हम देख रहे हैं दैट इज डिफरेंट। और हम जो पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, फिजिक्स के फॉर्मूला, सीए की बैलेंस शीट, वो अलग ही चल रही है। तो हम उन ऑप्शंस को नहीं देख पाते जो हमारे आसपास डायरेक्टली हैं। मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर मैं इसको लिंक करूंगा कि आपके इंक्लिनेशन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अभी एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, एक इमेज दिख रही है। ये इमेज किस चीज की है? चैट बॉक्स में मुझे आंसर दें कुछ लोग कि आपको क्या दिखाई दे रहा है इस इमेज में। जितने स्टूडेंट्स हैं सब अपना अपना आंसर दें मुझे। जो अगर कोई पेरेंट्स भी हैं तो वो भी अपना आंसर दे सकते हैं। इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? और एक आंसर एक बार आ जाए उसके बाद मैं खोलता हूँ, बिकॉज आई वांट कि आपके इंडिपेंडेंट ओपिनियन आने चाहिए। हर इंसान को इसमें अलग चीज दिखाई दे सकती है। ओके, कुछ लोगों ने मेंशन किया है प्लेट्स ऑन द फ्लोर, किसी ने मेंशन किया सर्कल, रेक्टेंगल एंड सर्कल, गुड। हेमिस्फेयर, ब्लैक एंड व्हाइट कलर, कप, ओके गुड आंसर, कप, व्हाइट सर्कल, ठीक है। अ वे टुवर्ड्स गोल, यूनिक आंसर, बट मैं पूछूंगा बाद में ये कैसे दिखाई दिया। ठीक है, तो नो कॉमन आंसर्स है ना, वो हमें बता रहे हैं कि व्हाइट सर्कल है बहुत सारे, एक रेक्टेंगल के बीच में, ब्लैक एंड व्हाइट कुछ लोगों ने लिखा है। ये तो टेक्निकल तरीका हो गया, टेक्निकल जो हम किताबों में पढ़ते हैं ना फॉर्मूला, ये सब लोगों ने फॉर्मूला बता दिया मुझे कि व्हाइट सर्कल है, रेक्टेंगल के बीच में है। ज्योमेट्री की जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बता दिया, मान के चलते हैं मैथ्स वाले। बट किसी को इस पिक्चर में एक सेकेंड, जितने भी लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज सब अपने आप को म्यूट कर लें, बीच बीच में आवाज आ रही है। ओके, ठीक है, विल कम बैक टू द इमेज। अब किसी को इस इमेज में इडली दिखाई दी, सांभर इडली वाली इडली, एनीवन जिसको लगाओ कि इसमें ये तो इडली बन रही है, ये तो इडली का सांचा है, किसी को दिखी? जी बिल्कुल, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तो मैंने अपनी मम्मी को पूछा था कल, तो मम्मी को इसमें इडली दिखाई दी कि यार ये तो इडली का सांचा है। तो दैट शोज कि कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट है कुकिंग की तरफ, तो उनको इडली दिखाई दी। अब जिन बच्चों ने मेंशन किया है कि सर्कल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बीच में सर्कल है, कुछ वाइट है, कुछ ब्लैक है, तो वो तो मैं मानता हूँ सारे आंसर सही हैं, कोई गलत नहीं है। बट पॉइंट इज हमने क्या उसमें वो चीज देखने की कोशिश की जो हमारे आसपास है। सर्कुलर प्लेट दिखी कुछ लोगों को, प्लेट दिखी ना सर, मिस्टर मोहित गुप्ता ने मेंशन किया है ना। तो आपके जो ऑप्शंस हैं, आपकी पढ़ाई के, आपके जॉब्स के, या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसके, वो टोटली एंड कंप्लीटली आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करते हैं। आपको ये देखना है कि आपको क्या दिखता है। जिस चीज में लोगों को एक प्रॉब्लम दिखाई देती है, फॉर एग्जाम्पल इलिटरेसी, हो सकता है आपको उसमें एक सॉल्यूशन दिखाई दे रहा हो कि मुझे बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है, तो आई विल बिकम दैट टीचर जो हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाएगा। एंड जब आपका एज का टेन्योर पूरा होगा, जब आप 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के हो जाएंगे, यू विल लुक बैक एंड यू विल सी कि मुझे इलिटरेसी में इंटरेस्ट था। उस दिन मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था एंड उस इलिटरेसी पे मैंने 30 साल में क्या काम किया। दैट विल डिसाइड कि आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है या फिर सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है। जो भी नए पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट सब लोग म्यूट पे रहें, बीच बीच में एक दो लोग अनम्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरा बस ये कहना है, जो भी आपके आसपास हो रहा है, जो भी आपके आसपास ऑप्शंस हैं, उनको आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आप करियर में उस प्रॉब्लम का क्या कर सकते हैं। कैन यू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम।
अब कुछ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब की बात की थी, है ना, तो सीधे काम की बात पे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों को लगता है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए फिर लाइफ सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर है क्या। गवर्नमेंट सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट अ सिंगल वर्ड। गवर्नमेंट अपने आप में ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है वैसे, ठीक है। अब देखिए मैं इंजीनियर हूँ, टिपिकल इंजीनियर, बट अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या होता है। हाफ ऑफ द पीपल जो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या पॉलिटिकल इश्यूज पे बड़े बड़े डिबेट्स करते हैं, वी टॉक अबाउट मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, वी टॉक अबाउट मिस्टर केजरीवाल, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, वी टॉक अबाउट मिस्टर राहुल गांधी, अपोजिशन पार्टी के वन ऑफ द लीडर्स। सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबके अपने अपने इंक्लिनेशन हैं, किसी को एक पार्टी अच्छी लगती है, किसी को दूसरी लगती है। बट पॉइंट इज सिंपल, हम उससे रिलेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो गवर्नमेंट सेक्टर है जिसके साथ, जिसकी न्यूज़ आप न्यूज़पेपर में रोज पढ़ रहे हो, उसमें इतने सारे इश्यूज हैं कि हर इशू पे किसी ना किसी की कोई ना कोई ओपिनियन है। आप अगर इंडिया चाइना के बारे में देख रहे हो तो देखते हैं राहुल गांधी जी एक सवाल पूछ रहे हैं। आप अगर नोटबंदी की बात करें तो देखेंगे कि राहुल गांधी उस पर भी सवाल पूछ रहे हैं। आप अगर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो आप देखोगे कि कोई और उस पर सवाल पूछ रहा है, कोई न्यूज़पेपर उस पर सवाल पूछ रहा है। तो इतने सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? बिकॉज ये सारे इशू हमें डेली अफेक्ट करते हैं। अब जो इश्यूज हमें डेली इम्पैक्ट करते हैं उनको हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में काम करती है, ये सारे फ्रेगमेंट्स कलेक्टिवली गवर्नमेंट कहलाते हैं। सबसे पहला जो है वो है लेजिस्लेटिव, ठीक है। मैं माउस भी इसके ऊपर घुमा रहा हूँ ताकि आपको दिखता जाए। इसमें एक एनोटेशन का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब ये जो लेजिस्लेटिव है ये एक पार्ट है, जुडिशरी एक पार्ट है, एग्जीक्यूटिव एक पार्ट है। तो नॉर्मली हम जिन गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं वी नॉर्मली टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव। उसके नीचे ग्रीन में मैंने अलग से हाईलाइट इसीलिए किया है कि सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज यहीं पे होती हैं, टेक्निकल फील्ड में, एग्जीक्यूटिव में। अब तीनों में डिफरेंस क्या है शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक बार टाइम चेक भी कर लिया जाए, 6 बजने वाला है, तो आई थिंक 15-20 मिनट में मैं ये अपना सेशन क्लोज करने की कोशिश करूंगा ताकि उसके बाद वी कैन गिव टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले मतलब जो लेजिस्लेशन बनाए, यानी कि जो आपके कानून बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, कौन बनाता है? लोकसभा, राज्यसभा सेंटर में, विधानसभा, विधान परिषद पंचायत, सबसे निचले लेवल पे। फिर आते हैं जुडिशरी पे। अब इन कानूनों का अगर किसी प्रकार का उल्लंघन हो या इन कानूनों पे अगर किसी प्रकार का कोई डिबेट हो, उस डिबेट को कौन सॉल्व करेगा? कोई नया लॉ बना, अब वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है या कॉन्स्टिट्यूशन की सीमा के बाहर जा रहा है, कौन बताएगा? जुडिशरी बताएगा, ठीक है। जुडिशरी इज दैट सेक्शन जो झगड़ों का निपटारा करता है प्रैक्टिकली। जुडिशरी सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे तहसील लेवल के कोर्ट भी होते हैं, सिविल कोर्ट भी होते हैं। अब जुडिशरी अपने आप में दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स, एक होते हैं सिविल कोर्ट्स। जिसमें कमर्शियल टाइप के झगड़े हों तो सिविल कोर्ट्स में जाता है मैटर। जिसमें कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ हो, चोरी हो गई, कोई मर्डर हो गया, उस टाइप के केसेस क्रिमिनल कोर्ट एक एरिया है यहाँ पे ऑप्शन है। फिर हम आते हैं एग्जीक्यूटिव पे। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स या सबसे ज्यादा वाइड एरिया जो गवर्नमेंट करती है वो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के लिए करती है। ओके, तो सबसे ज्यादा जो एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं। अब एग्जीक्यूटिव में 3 या 4 तरह के लेवल्स होते हैं नॉर्मली। ग्रुप ए पोस्ट, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। जवान शहीद हुए थे तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जब ये कुछ लोग
क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ी देर वेट कर लें, उसके बाद मैं अनम्यूट करने का मौका दूंगा, आप आराम से क्वेश्चन पूछिएगा। फिलहाल एवरीवन प्लीज गो ऑन म्यूट। तो एग्जीक्यूटिव जो है यानी कार्यपालिका, जो लेजिस्लेटिव ने कानून बनाए थे उनका पालन कौन करवाएगा, उन लॉज एंड रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा, दैट इज एग्जीक्यूटिव। सबसे इजीएस्ट एग्जांपल होता है आईएएस या आईपीएस। अब काफी सारे लोग हैं जो आईएएस आईपीएस में इंटरेस्टेड हैं, तो उसके लिए अपन बाद में कुछ क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे बनना है, कैसे तैयारी करनी है। बट आईएएस आईपीएस के अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो टेक्निकल नेचर के होते हैं। जैसे मान लेते हैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, तो किसी भी स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का हेड एग्रीकल्चर का आदमी नहीं होता, वो एक आईएएस होता है, या फिर अलाइड सर्विस का, अकाउंट्स का, दूसरी सर्विसेज का आदमी हो सकता है। ठीक है। अब एक आईएएस जो है, ही कैन बी ए डॉक्टर, ही कैन बी ए सिंपल बीएससी, ही कैन बी एन इंजीनियर। अब उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में तो कुछ नहीं पता, तो एक्चुअल में एग्रीकल्चर वाले काम कौन करेगा? तो ये जो टिपिकल टेक्निकल काम होते हैं उनको करने के लिए देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कैडर ऑफ ऑफिसर्स जो टेक्निकल नेचर के होते हैं। दीज आर यूजुअली इंजीनियर्स और दीज आर फ्रॉम बीएससी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, जिस भी डोमेन का वो टेक्निकल नेचर का वर्क है उस बैकग्राउंड के। अब इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूं यहाँ पे, हाउ टू एक्चुअली फाइंड आउट कि वो टेक्निकल नेचर की जॉब कौन सी है और मैं कैसे उस जॉब में जा सकता हूँ। आज का जो मेरा टारगेट था वो आपको ऑप्शन बताने का नहीं है कि आप आईएएस भी बन सकते हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, मेरा ऑप्शन ये नहीं है। आज का टारगेट है टू हेल्प यू कि आप खुद अपना ऑप्शन ढूंढ सकें। तो मैं आपको स्ट्रक्चर दे रहा हूँ कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, दीज आर द डिफरेंट एरियाज जहाँ पे वो लोग वर्क कर सकते हैं। आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तो बन सकते हैं, आप एक एमएलए भी तो बन सकते हैं। माना कि वो लिमिटेड है, पूरे देश में राज्यसभा और लोकसभा के अगर मिला दिए जाएं तो लगभग 550 और 250 के आसपास, यानी लगभग 800 वैकेंसी हुई। अब पूरे देश के बच्चे 800 वैकेंसी पे लग जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? इसलिए और भी ऑप्शन अपने पास हैं, है ना। तो उसमें टेक्निकल वाले भी हैं, आईएएस आईपीएस वाले भी हैं। अब जो मैंने 3 लेवल की सर्विसेज बताई थी, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए तो टॉप मोस्ट है। ग्रुप ए में अगर जाना है तो आपको यूपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है, इसको सिविल सर्विसेज एग्जाम बोलते हैं, वो लिखना पड़ेगा। और सिमिलर 2-3 एग्जाम और होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और वो सब, वी विल कम टू दैट लेटर। बट उसके अलावा ग्रुप बी एग्जाम भी होता है। अब ग्रुप ए की सीट्स तो लिमिटेड है, हमको पता है कि अगर आईएएस की सीट्स 150 हैं तो 150 ही हैं, या 200 हैं तो 200 ही हैं। अब इस देश के टॉप 1000 बच्चे भी एग्जाम देने बैठ जाएं तो भी 800 तो वो होंगे जिनको कुछ नहीं मिलेगा। दैट डज नॉट मीन कि वो किसी लायक नहीं है या फिर वो आईएएस नहीं बन सकते। ठीक है, तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप दोबारा अटेम्प्ट दें या फिर आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखें। ठीक है, तो एसएससी इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, इसका एग्जाम होता है। दिस इज कॉल्ड जूनियर ब्यूरोक्रेसी। दिस आर ग्रुप बी पोस्ट। सैलरी थोड़ी सी आईएएस से कम होती है, आईपीएस से कम होती है। ठीक है, और ये डायरेक्टली जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं उनके अंडर में काम करते हैं। बट दीज आर द पीपल हु एक्चुअली डू द राइटिंग वर्क ऑफ ऑल द रेगुलेशन, ऑल द रूल्स, ऑल द एग्जीक्यूटिव वर्क। जितना भी प्रशासन का काम होता है, एग्जीक्यूटिव वाला काम, वो सब काम एसएससी वाले ही पूरा पेपर वर्क करते हैं। एक दो लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के पहले 1-2 क्वेश्चन दे लेते हैं। सुदर्शन गुप्ता जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, सुदर्शन गुप्ता जी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क अ क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी सर, नमस्कार। जी जी सर, प्लीज सर। जी, ये जो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है, तो इनमें कौन कौन बैठ सकता है और कैसे बैठ सकता है, कब देनी होती है? ओके, देखिए, जो बेसिक आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इज बैचलर डिग्री।
आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीई हो, बीटेक हो, बीएससी हो, बीए हो, ऑल आर एलिजिबल। ठीक है, तो एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर दीज ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी एग्जाम्स, इवन ग्रुप डी ऑल्सो। बट ग्रुप डी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें फाइनली आप चपरासी बनने के लिए, पियून बनने के लिए एग्जाम दें, है ना, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी हम ग्रुप ए और ग्रुप बी की बात कर रहे हैं जिसमें जेन्युइनली कुछ तैयारी करनी पड़ती है प्रॉपर्ली। तो एक एनी ग्रेजुएट कैन अपीयर फॉर आईएएस, आईपीएस एंड अलाइड सर्विसेज एग्जाम। सिमिलरली स्टेट में जो होता है, हर स्टेट का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है। राजस्थान में इट इज कॉल्ड आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एमपी में वो एमपीएएस हो जाता है। तो हर स्टेट की जो एएस या पीएस, पुलिस सर्विसेज या अलाइड सर्विसेज हैं, उनके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन इसमें? और किसी को तो यू कैन रेज योर हैंड। इसमें रेज हैंड का एक ऑप्शन होता है ऐप में, यू कैन क्लिक ऑन दैट, या आप चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं वहां भी देख रहा हूँ साथ साथ। चैट में कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हैं, हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम नाम से एग्जाम होता है, कंडक्टेड बाय यूपीएससी। उसके डिटेल्स मैं आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, या फिर डेडिकेटेडली सिविल सर्विसेज के लिए एक सेशन और कर लेंगे बाद में। ठीक है, बाकी आईएएस, आईपीएस, सिमिलरली इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इसी एग्जाम के थ्रू उनका रिक्रूटमेंट होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं टेक्निकल वाले पार्ट पे आता हूँ कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि टेक्निकल में कौन कौन सी नौकरियां हैं, या टेक्निकल में कौन कौन सी रिलेवेंट प्रोफाइल्स हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए। भाई ऐसा सुनने में आया है कि हाँ सर बोलिए। सर कुछ पूछ रहे थे? नहीं है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जितने भी टेक्निकल काम होते हैं ना, गवर्नमेंट में स्पेशली, गवर्नमेंट सेक्टर में सारे टेक्निकल काम करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जैसे मैं आपका एग्जांपल लेता हूं, रैंडमली चलते हैं पेज नंबर 9 पे। ठीक है, अब इसमें हमने देखा बहुत सारे आईआईटीज और आईआईएससी के नाम है। अब आईआईटी दिल्ली लिखा है फॉर एग्जांपल, या आईआईटी गुवाहाटी लिखा है, दीज आर द इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारे काम वो हैं जो एक आईएएस नहीं कर सकता। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चलाना है तो उसका हेड तो बन सकता है, बट उस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर क्या पढ़ाई की जाएगी, क्या एकेडमिक करिकुलम होगा, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स। तो आपको ये लिस्ट देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी आईआईटीज हैं जहां मैं एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकता हूं। ठीक है, ये केवल गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं। सिमिलरली आप प्राइवेट सेक्टर में भी सब कुछ देख सकते हैं। ये एनोटेशंस ऑन है, इसको बंद कर दिया जाए पहले। अब मैं थोड़ा आगे लेता हूं। ये तो आईआईटी वाली चीज हो गई, बहुत कॉमन चीजें हैं। अब जैसे सबसे सिंपल ऑप्शन लेता हूं ऊपर वाला, क्योंकि अक्सर आर्ट्स वालों को शिकायत होती है कि आर्ट्स में ना टीचिंग के अलावा ऑप्शन नहीं है कुछ। ठीक है, इंजीनियर को तो फिर भी जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, डॉक्टर कम से कम अपनी क्लिनिक खोल के बैठ जाता है, सीए कम से कम अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है अगर कहीं जॉब मिले या ना मिले तो, लॉयर भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर लेता है, तो विजिबली जॉब अवेलेबल है। बट आर्ट्स वाले कहाँ जाएं, ये एक प्रॉब्लम आता है। तो एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं आर्ट्स का। ये जो लिंक है ऊपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टरी है, ये सारे ऑटोनोमस बॉडीज जो है ना, उन सबकी लिस्ट है। मैं आपको इसका लिंक चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि बाद में कभी आप रेफर करना चाहें ना तो उसको देख सकते हैं। तो लेट्स सी फॉर द एग्जांपल, सबसे पहला वाला
ललित कला एकेडमी, दिस इज एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। तो जो बीए करते हैं, स्पेशली जो बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे वो किसी स्पेशलाइज फील्ड में हो, जैसे ड्रामा, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बट द पॉइंट इज, आपको पता होना चाहिए कि आप जो बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हो वो आप किस फील्ड में कर रहे हो। अगर आप बीए इन ड्रामा या फिर म्यूजिक या ऐसे किसी फील्ड में कर रहे हो, तो फिर एक सिंपल एग्जांपल है ललित कला एकेडमी। ये कला से लिंक्ड, यानी आर्ट से लिंक्ड सारी चीज़ों को प्रमोट करता है, उस पर एग्जीबिशन लगाता है। उसमें केवल पेंटिंग नहीं है, केवल ड्रामा नहीं है, केवल थिएटर नहीं है, उसमें 50 तरह के आर्ट फॉर्म्स हैं जो इसमें कवर होते हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें उसकी वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा कि ललित कला एकेडमी में मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपने बीए किया है हिंदी में, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप लिटरेचर में लिखने में अच्छे हों, हो सकता है आप कविताएं अच्छी लिखते हो सकता है आप नॉवल लिखने में आपका इंटरेस्ट हो, बट नॉवल कैसे लिखी जाए या एक पोएट्री की अपनी बुक पब्लिश कैसे की जाए, उसकी नॉलेज कहाँ से मिले। अगर मैं पेंटर हूँ तो मेरी पेंटिंग के एग्जीबिशन कहाँ पे लगाऊं, तो ये पता कहाँ से लगेगा, जब हम रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट देखेंगे। और मान लें कि आपको अब जॉब करनी है ललित कला एकेडमी में, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा ना ललित कला एकेडमी क्या क्या करता है। तो आप उसकी वेबसाइट पर जाइए और उसके ऑब्जेक्टिव्स देखिए। ज़्यादातर वेबसाइट्स में करियर नाम का ऑप्शन होता है, उसमें क्या करियर ऑप्शन है, उस पर क्लिक करिए। अभी देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ललित कला एकेडमी की जो वेबसाइट है, उसमें करियर पे अगर क्लिक करते हैं तो ये कहीं तो हमें लेके जाएगा, देखते हैं कहाँ पहुँचता है। ये शायद ओके, इनकी थोड़ी सी वेबसाइट में इशू हो सकता है। सिमिलरली एक काम ये भी कर सकते हैं, हम किसी और का देखते हैं। लेट्स गो टू नंबर 19। ओके, और सबसे पहले हमको देखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है सपोज, या इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी है, तो किसी पे भी क्लिक कर लेते हैं। ये एक सेंट्रल प्लेस है जहाँ पे इंडिया की सारी टेक्निकल बॉडीज के नाम हैं और डायरेक्ट उनकी वेबसाइट्स के लिंक्स हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको उसका लिंक प्रोवाइड किया है कि आप लोग अपने आप इन वेबसाइट्स को विजिट करें अपने इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से, ताकि आपको पता लगे दुनिया में चल क्या रहा है। आप जिस एरिया में इंटरेस्टेड हैं उस एरिया की इंस्टीट्यूशन में क्या काम हो रहा है, या उस इंस्टीट्यूशन में किस टाइप के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, ये क्या क्या काम करता है, या फिर अब देखिए एक व्हाट्स न्यू का सेक्शन दिखा, मैं इसमें क्लिक करता हूं तो दे हैव मेंशन्ड अबाउट सम वेबिनार ऑन बैम्बू। अभी 9 जून को इनका वेबिनार हुआ होगा, ठीक है। तो आपके पास देखने की चीज ये है, आपको देखने की चीज ये है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो जो बैम्बू के कुछ मटेरियल बनाता है या हैंडीक्राफ्ट में जिसका इंटरेस्ट है, अगर बैम्बू के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा एक प्रोग्राम किया है, तो मान के चलिए उसमें देयर आर सम अपॉर्चुनिटीज व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू प्रमोट। तो बैम्बू स्टिक्स को कैसे हैंडीक्राफ्ट में यूज कर सकते हैं या उसके ऑल्टरनेट यूजेस क्या हैं आर्ट एंड क्राफ्ट्स में, यू कैन सी दैट। उन एरियाज में आप करियर के ऑप्शन अपने देख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप डिटेल में जाएंगे तो हर वेबसाइट में अपना अपना करियर का ऑप्शन होता है, ठीक है, कि कौन से वैकेंसीज हैं, उनको प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है या किसी डिज़ाइन के आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ आपको इनकी वेबसाइट पे दिखेगा। अब मैं इंडिविजुअल वेबसाइट में जा नहीं रहा हूँ उनके करियर ऑप्शन में, बिकॉज फिर वो एक डायरेक्शन में चला जाएगा तो बाकी लोगों के लिए रिलेवेंट हो जाएगा। तो आप जिस भी डोमेन के हैं, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने फील्ड के ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें से छांटिए। जो लिस्ट है ना, इसमें कम से कम भी 200-300 ऑर्गेनाइजेशन तो इसी में दिए हुए हैं। सिमिलरली आप गूगल पे नॉर्मली रैंडम सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके एरिया के हैं, तो आप उनकी वेबसाइट देखें, नॉर्मली देखें कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं, तो यू विल कम टू नो कि क्या करियर ऑप्शंस हैं फ्यूचर में आपके लिए, ठीक है। ये तो एक मैंने बताया कि टेक्निकल पार्ट जो है केवल गवर्नमेंट वाले सेक्टर का,
ये सारे इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अटैच हैं किसी न किसी कैपेसिटी में। ठीक है, तो ये जो टेक्निकल वाले पार्ट की मैंने बात की थी, ये सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। ओके, अब आपकी जो इंडिविजुअल सेक्शंस में आपको जाना है तो हम उनके लिए डेडिकेटेड वेबिनार्स करेंगे कि किसी को जुडिशरी में ही जाना है, किसी को जज ही बनना है, किसी को लॉयर ही बनना है, तो कैसे बना जाए, क्या पढ़ना है, वो सब्सिक्वेंट सेशन में अपन लेंगे। अब चलते हैं आगे, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। अभी तक हमने बात की गवर्नमेंट सेक्टर की, अब हम बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट सेक्टर की। तो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा होता है? देखिए, गवर्नमेंट के पास, यहाँ पे अपन ने देखा, उसके पास बहुत सारे काम करने के लिए। गवर्नमेंट को देश की इकोनॉमी भी संभालनी है, गवर्नमेंट को देश के किसानों को भी संभालना है, उनको एक छोटा सा फ्लाईओवर बनेगा वो भी बनवाना है, उनको एक 25 किलोमीटर का एक ब्रिज बनता है असम में, वो भी गवर्नमेंट को ही बनवाना है। तो गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा काम होते हैं कि बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो देयर इज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल या स्पेसिफिक सेट ऑफ इश्यूज जो कि इग्नोर हो जाते हैं या फिर पीछे छूट जाते हैं। तो उनको काम करने के, उन पे काम करने के लिए क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक लोग, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप में से भी कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने मेंशन किया है सैनिटेशन, जिन लोगों ने मेंशन किया है इलिटरेसी, तो जिनका पर्सनल कनेक्ट है इन इश्यूज के साथ, जिनको लगता है कि ये इश्यूज पीछे छूट गए, तो जो इश्यूज या जो लोग पीछे छूट गए उन पे काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। क्योंकि गवर्नमेंट तो कोशिश कर ही रही थी, जो चीजें गवर्नमेंट नहीं कर पाई या जो चीजें थोड़ा कम कर पाई उसको किसी को तो करना पड़ेगा। सो दैट इज डन बाय सम न्यू ऑर्गेनाइजेशन, सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम सिंपली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल लेते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के बाहर के हैं। अब उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एनवायरनमेंट की फील्ड में आप काम कर सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ही वेंट टू कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में उन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में एक वीडियो बनवाने की कोशिश की। ठीक है, उनके साथ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन के एक दो और भी लोग थे जो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स थे। तो वाइल्ड लाइफ में भी इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, यू कैन सी। प्रधानमंत्री को अगर जंगल में जाना पड़े तो कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा जंगल के अंदर जिस पे लोगों का ध्यान नहीं गया, एंड प्रधानमंत्री इज ट्राइंग कि लोगों का ध्यान उस तरफ जाए। तो हमें देखना पड़ेगा कि एनिमल्स के लिए, फॉरेस्ट के लिए, रिवर्स का पानी बचाने के लिए, या ओशियन में जो प्लास्टिक बढ़ रहा है उस प्लास्टिक को कम करने के लिए क्या एफर्ट्स हो रहे हैं, और उसमें आपकी टेक्निकल एजुकेशन कैसे हेल्प कर सकती है। सपोज यू आर अ केमिकल इंजीनियर, यू आर द बेस्ट पर्सन टू क्लीन अप प्लास्टिक फ्रॉम ओशियंस। केमिकल इंजीनियर केवल फैक्ट्री में खड़ा होकर प्लास्टिक नहीं बनाता है। केमिकल इंजीनियर केवल जो एसिड्स एंड बेसिस है उनके एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। केमिकल इंजीनियर रोड पे खड़े होके ये भी देखता है कि व्हाट आर दोज केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, व्हाट आर दोज मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक जो ओशियंस को खराब कर रहे हैं, जिनकी वजह से मछलियां मर रही हैं। ठीक है, तो आपका जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको इन इश्यूज के साथ कंबाइन करेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि ऑल्टरनेटिव मेरे पास कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में है। अगर आप केमिकल इंजीनियर बन चुके हैं मान लिया तो, और मान लिया कि आपका गेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, या आप आईएएस नहीं बन पाए, या आईईएस नहीं बन पाए, या आपने किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब नहीं करी, तो क्या ऑप्शन खत्म हो गए? नहीं, ऑप्शन तो वहां केवल स्टार्ट हुए थे। वो ऑप्शन थे जो दुनिया ने आपको बताए, जो इन जनरल टीचर बता रहे हैं हमको, या कोचिंग वाले हमको बता रहे हैं, या फिर हमारे दोस्तों को देख के हम कॉपी कर रहे हैं। बट हमको वो ऑप्शन देखने हैं जो कोई नहीं बता रहा। तो वो ऑप्शन कौन बताएगा उस पर भी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आऊंगा। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, बच्चों के इश्यूज हैं। मिस्टर कैलाश सत्यार्थी का आप सबने नाम सुना होगा, उनको नोबेल अवार्ड मिला था लास्ट ईयर, क्योंकि उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम है बच्चों के बचपन को बचाना। जो बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, या उनको जबरदस्ती नौकर बना के रखते हैं, ठीक है, या उनको दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, ऐसे बच्चों को बचा के उनको एजुकेशन देने का काम इन्होंने शुरू किया। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो केवल और केवल बच्चों पे फोकस करके काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि यू हैव डन बीए इन हिंदी और यू हैव डन बीए इन इंग्लिश, तो यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन गो टू दिस एनजीओज
एंड टीच स्टूडेंट्स, आप उन बच्चों को पढ़ा सकते हो। एंड मैं फ्री में काम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्री वाले तो चलो समाज सुधारक होते हैं, वो तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, बट बहुत सारे एनजीओ हैं जो आपको ऑन सैलरी एज ए टीचर एम्प्लॉय करने को तैयार हैं। टीच फॉर इंडिया करके एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव भी स्टार्ट हुआ था, इसमें टाटा ग्रुप ने भी काम किया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पुश था। उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बच्चों को मिनिमम सैलरी लेके पढ़ा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ही समाज सेवा होती है। आप लोग अपनी बेसिक सैलरी या बेसिक स्टैंडर्ड और नौकरी मेंटेन करते हुए भी इन नॉन गवर्नमेंटल एरियाज में काम कर सकते हैं। सिमिलरली विमेन के राइट्स पे काफ़ी लेडीज काम कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं। ट्राइबल्स आदिवासियों के इश्यूज पे काफ़ी लोग काम करते हैं, ह्यूमन राइट्स है। फिर बुजुर्गों के इश्यूज पे काम करते हैं काफ़ी लोग। मेरे जो ब्रदर हैं चंद्रांशु, ही वॉज वर्किंग इन हेल्पेज इंडिया। हेल्पेज इंडिया एक एनजीओ है, ठीक है, और हेल्पेज इंडिया केवल बुजुर्गों के जो इश्यूज हैं उस पर काम करता है कि आप जब ओल्ड एज में आ जाते हैं, 60 साल से ऊपर के हो जाते हैं, तब आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको उनके बच्चे छोड़ देते हैं, कुछ लोगों के लिए ओल्ड एज होम्स का भी इंतजाम किया जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बच्चे रखते तो हैं घर में बट उनको उतना अटेंशन नहीं मिलता। सो सम ओल्ड पीपल फाइंड उनके घर में ही उनको अकेला सा लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो दैट एनजीओ वर्क्स फॉर एल्डरली, यानी बुजुर्ग लोगों के लिए काम करता है। एंड आई एम टेलिंग यू, मेरा भाई जब इसमें काम कर रहा था, उस काम करने के पहले ही वो था रेगुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसने भी इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग करी है बैंगलोर से। मैं और वो सेम कॉलेज में थे बाय चांस, ठीक है, तो मेरी कभी रैगिंग नहीं हुई इनफैक्ट इसलिए। बट एट अ पॉइंट ही रियलाइज कि उसको कुछ अलग करने की जरूरत है। वो कोडिंग करते करते अपनी लाइफ नहीं बिताना चाहता। 30 साल कंप्यूटर पे बैठ के सॉफ्टवेयर बनाना उसको लगा कि वो नहीं कर सकता। ही वांटेड समथिंग बेटर। तो उसने रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास में उसने एमबीए किया। एमबीए करने के बाद उसने ये एनजीओ ज्वाइन किया जो हेल्प एज बुजुर्गों के इश्यूज पे काम करता है। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, और जरूरी नहीं है कि एक बार इंजीनियर बन गए तो इंजीनियरिंग ही करनी है। इंजीनियर बनने के बाद भी या बीए या बीएससी करने के बाद भी आप कभी भी अपने ऑप्शंस चेंज कर सकते हो। जरूरत है आपको बस ये देखना है कि आपको करना क्या है, और वो करने के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या है। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योरशिप का काफी बीच में बूम आया था, अभी भी थोड़ा बहुत फोकस है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया करके काफी सारे इनिशिएटिव चले थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। बट एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, बेसिकली जो बनिए हैं उनसे बेटा कोई नहीं जानता कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली मींस रनिंग एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज यानी एक बिजनेस चलाना इज एंटरप्रेन्योरशिप। फर्क एंटरप्रेन्योरशिप में और एक टिपिकल बिजनेस में हम समझते हैं वो ये होता है कि अगर किसी ने सॉफ्टवेयर की कंपनी खोल दी, खुद की कंपनी खोल दी, उसको तो हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। बट किसी की किराने की दुकान है तो उसको हम एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? ये हमारे थॉट प्रोसेस का रिजल्ट है। एक एंटरप्रेन्योर कोई भी हो सकता है, एक ठेले वाला भी हो सकता है, एंड एक्चुअल में होता है बिकॉज वो उस ठेले के रूप में, या एक ठेले पे जिसपे वो चाट बेच रहा है या पकौड़े बना रहा है या फिर सब्जी बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कुछ इनोवेटिवली करता है या वो ऐसा कुछ करता है जो दूसरे सब्जी वाले नहीं कर रहे, दूसरे चाट वाले नहीं कर रहे, तो ही कैन एक्चुअली रीच डिफरेंट हाइट्स इन दैट सेम प्रोफेशन। तो बात यह है कि एंटरप्रेन्योर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हमने जब ऊपर बात की थी प्रॉब्लम्स की, मैंने इसलिए बात की थी कि अल्टीमेटली जिनको नौकरी नहीं मिलेगी ना, उनको अपने आप ही अपना बिजनेस बनाना है। तो बिजनेस बनाने के लिए आप क्या करेंगे? कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना। अब प्रॉब्लम जरूरी, ये जो लेफ्ट में प्रॉब्लम सबने मुझे बताई, या ये जो पर कैपिटा इनकम की प्रॉब्लम बताई, ये सब प्रॉब्लम ठीक है, ये सब सोसाइटी की प्रॉब्लम है। बट प्रॉब्लम का मतलब सिर्फ समस्या के टर्म्स में नहीं होता। प्रॉब्लम का मतलब ये भी होता है कि सामने वाले को ऐसी क्या चीज चाहिए जो उसको नहीं मिल रही, या फिर सामने वाले को ऐसी क्या चीज चाहिए जो आप उसको दे सकते हो। सामने वाले को अगर एक ब्रांडेड ब्लैंकेट खरीदना है, ठीक है, उसको सिग्नेचर कंपनी का ब्लैंकेट खरीदना है, तो आपकी शॉप में आप 50 तरह के लोकल ब्रांड के ब्लैंकेट बेच लीजिए, चाहे हाफ प्राइस में बेच लीजिए, जिसको ब्रांडेड खरीदना है वो नहीं खरीदेगा। तो पॉइंट इज एंटरप्रेन्योर हैज टू डिलीवर दैट
व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। तो कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है या कस्टमर की क्या डिमांड है, अगर आप वो पूरा कर सकते हैं आपकी टेक्निकल स्किल से या आपकी सेल्स की स्किल से या बिजनेस की स्किल से, तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर इज द वेरी बेसिक थिंग जो हर कोई कर सकता है, मगर इट इज ऑल्सो द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना या कंपनी खोलना या दुकान खोलना इतना आसान नहीं है। किसी दूसरे का नौकरी करना आसान है, अपनी नौकरी चला, अपनी दुकान खोल के, अपना बिजनेस खोल के दूसरों को नौकरी देना बड़ा मुश्किल काम है। बट जो मुश्किल काम होता है दैट इज ऑफन मोर रिवॉर्डिंग। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा गेन होने के चांसेस होंगे, ये भी आप याद रखें, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में तो कोई स्कोप की लिमिटेशन ही नहीं है। आपको लगता है कि अगर आप टैंक बना सकते हो तो बना के दिखा दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीद लेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोल रही है मेक इन इंडिया, ठीक है। वो ऐसे इनिशिएटिव्स सक्सेसफुल हो या ना हो ये केवल गवर्नमेंट पे नहीं, हम पे भी डिपेंड करता है। तो इफ यू कैन प्रोवाइड समथिंग टू एनीवन, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे आपका पड़ोसी हो या कोई भी हो, देन यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। कोई लिमिटेशन नहीं है फील्ड्स की, टोटली अप टू योर टेक्निकल स्किल्स। अब एग्जांपल लेते हैं, ये फोटो देख के कोई मुझे बताए ये कौन है, चैट बॉक्स में अगर कोई भी रिप्लाई कर सके ये पर्सन कौन है। चाइनीज लग रहा है वैसे शक्ल से, कौन है कोई बताएंगे? चैट में एक दो आंसर दीजिए मुझे। एक भी नहीं, किसी को भी नहीं पता कौन है पक्का? चलिए मैं बता, टिकटॉक सीईओ, काफी क्लोज है गेस्ट, बट टिकटॉक नहीं। ही इज फाउंडर ऑफ दिस ऐप। ये जो ऐप आप लोग यूज कर रहे हैं ना अभी, जूम ऐप, ये इसका फाउंडर है बंदा, ठीक है। तो टिकटॉक की तरह ही मान लेते हैं अपन एग्जांपल, तो वेरी क्लोज टू द आंसर। हिज नेम इज एरिक युआन। एरिक युआन भी पहले नौकरी करता था बंदा। ये कहाँ नौकरी करता था? सिस्को नाम की कंपनी है, ठीक है। तो 1995 के आसपास दिस गाय ज्वाइंड अ कंपनी कॉल्ड वेबएक्स। उस कंपनी को बाद में सिस्को ने टेक ओवर कर लिया, तो वो कंपनी सिस्को हो गई। तो अपन ये बोल लेते हैं कि सिस्को में काम करते थे 2007 से स्टार्टिंग। अब दिस गाय बिकेम एसोसिएट वीपी इन दैट कंपनी। एसोसिएट वीपी इज अ वेरी सीनियर पोस्ट। अब 2011 में क्या हुआ, 2010-11 के आसपास पूरे वर्ल्ड में स्मार्टफोन्स आने शुरू हो गए। स्मार्टफोन्स जो स्टार्ट हुए थे, तब तक हम बटन वाले नोकिया के फोन्स यूज करते थे, अगर आप सबको याद हो, ठीक है। तो जब स्मार्टफोन्स आए तो दिस गाय हैड द विजन। इसको लगा कि अब लोग स्मार्टफोन पे अगर एक दूसरे को देख सकते हैं, 3G और 4G वाले कॉल कर सकते हैं, तो फ्यूचर में पॉसिबल है कि वो लोग मीटिंग भी करना चाहेंगे। फ्यूचर में पॉसिबल है कि आज जो कोचिंग हम एलन में या कैरियर पॉइंट में या फिर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्लास में पढ़ाते हैं, फ्यूचर में लोग ऑनलाइन कोचिंग करना चाहेंगे। तो 2011 में इस बंदे ने सिस्को अपनी कंपनी के अंदर आइडिया दिया। ही केम अप विद द आइडिया ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एक ऐप बनाई जाए जिसपे ये सारे फीचर्स होंगे जो आप जूम में देख रहे हैं। बट हुआ क्या, आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया। दिस गाय वाज एसोसिएट वीपी, वन ऑफ द वेरी सीनियर गाइज इन दैट कंपनी, बट फिर भी इन द सीनियर भी और लोग होंगे, इनका आइडिया रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन इनके सामने था, या तो आइडिया को छोड़ दें और नौकरी करते रहें, या फिर कंपनी को छोड़ दें और आइडिया पे काम करें। दिस इज द पॉइंट ऑफ चॉइस। मैंने सबसे पहली स्लाइड का जो नाम रखा था वो भी करियर चॉइस रखा है। चॉइस आपकी है, आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं। एंड रिस्क लेने का मतलब, जैसे मूवीज में देखते हैं कि हीरो को किक नहीं मिलती तो नया बिजनेस शुरू कर देता है, नया काम शुरू कर देता है, वैसा वाला रिस्क नहीं। वी हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, कि जो काम आप करना चाहते हो उसके लिए जितना एफर्ट लगेगा, क्या वो आप देने को तैयार हो। अगर आप उतना एफर्ट देने को तैयार हो और आपको लगता है जेन्युइनली कुछ नया करके दिखा सकते हो, तो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, चाहे एनजीओ खोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, चाहे एक ठेला लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, आप उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करके दिखा सकते हैं। तो अब 2011 में एरिक युआन ने सिस्को छोड़ दी, कंपनी छोड़ दी। इन्होंने अपने दोस्तों से मिलके, 7 दोस्त थे, उनके साथ मिलके कंपनी खोली जूम, और 40 वेब डेवलपर्स को हायर किया, 40 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इन्होंने हायर किया।
और 2015 में दे केम अप विद जूम ऐप। अब 2015 से 19 के बीच में आइडिया उतना नहीं चला। 2019 में क्या हुआ, 2019 और 20 में सबसे खास चीज क्या हुई है, कोरोना वायरस आ गया। अब कोरोना वायरस के आते ही सब लोग अंदर बंद हो गए, हम भी बंद हैं अभी, है ना, इसलिए हम जूम पे बातें कर रहे हैं। तो जैसे ही लोग अंदर बंद हुए तब एक ऐसी चीज की डिमांड हुई कि हम अभी भी सबसे बात कर सकें। तो इमीडिएटली इसका जो पुराना आइडिया था वो यहाँ क्लिक कर गया। बट द पॉइंट इज उस आइडिया को इस बंदे ने छोड़ा नहीं। अगर इसको लगता है कि 2015 में वो ऐप बनने के बाद भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो पॉसिबल था वो छोड़ देता। बट अगर आपके एफर्ट्स कंसिस्टेंट हैं, कंटिन्यूस हैं, तो जिस दिन किस्मत सही होगी उस दिन आपका एफर्ट बिल्कुल रंग लेके आएगा, जो इसके साथ में हुआ। 2019 में इसने आईपीओ निकाला। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आईपीओ बेसिकली अपनी कंपनीज के शेयर निकालने को बोलते हैं। जब फर्स्ट टाइम कंपनी के शेयर निकाले ना, इनकी कंपनी का शेयर खरीदने के लोग नहीं थे। एंड आज की डेट में कोरोना का एडवांटेज हो गया कह सकते हैं, बट आज की डेट में इनकी अकेले की अर्निंग है $10 बिलियन। जिस कॉरपोरेशन के ये ओनर हैं राइट नाउ, उसकी वर्थ है $10 बिलियन। 1 बिलियन में 9 जीरो होते हैं। 9 जीरो का मतलब होता है कितने हो गए, 1 करोड़ में 7 जीरो, 100 करोड़ में 9 जीरो, ठीक है, और 1 बिलियन में 10 जीरो, यानी कि 1000 करोड़ डॉलर्स। अब रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। 1000 करोड़ डॉलर्स का आज अगर ये बंदा मालिक है, तो इट इज नॉट बिकॉज ही वॉज रनिंग आफ्टर मनी, इट वॉज बिकॉज ही वॉज रनिंग आफ्टर हिज आइडिया। ही हैड कॉन्फिडेंस इन हिज आइडिया। अगर उस आइडिया में कॉन्फिडेंस नहीं होता तो शायद ये सिस्को में वही 10-15 लाख, 20 लाख, 50 लाख के पैकेज में काम कर रहा होता। कहाँ 50 करोड़ या 50 लाख, और कहाँ आज के वो 1000 करोड़ डॉलर्स, नॉट रुपीज। अभी 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लगेगा रुपीज कितना हुआ। तो पॉइंट इज, आपको अपना करियर टारगेट पैसे के हिसाब से नहीं करना है। ये मत सोचिए कि इसमें कितना पैकेज मिलेगा। आप अगर जो फुनसुक वांगडू ने 3 इडियट्स में कहा था, बहुत प्रैक्टिकल चीज है, हमें मजाक लगता है मूवीज देखते हैं तो, है ना, बट बहुत बेसिक चीजें हैं। आउटपुट थोड़ा सा लेट मिलता है शायद, बट बहुत कंक्रीट मिलता है, विद सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सबसे पहली चीज मैं यही बोल रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक अपना करियर का ऑप्शन फाइनलाइज नहीं किया है, वो लोग ये देखें कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसके हिसाब से फाइनलाइज करें। और जो लोग कर चुके हैं, सपोज जो बीएससी ऑलरेडी कर रहे हैं, अपना बीएससी तो कंप्लीट करो ठीक से, या जो ऑलरेडी बीकॉम कर रहे हैं वो तो अच्छे से कंप्लीट करो, बट साथ में ये देखो कि उस बीकॉम का यूटिलाइजेशन कौन से एरिया में हो सकता है। उसके लिए मैं बीकॉम के बाद में कुछ एमए इन सोशियोलॉजी करूं कि नहीं करूं, या मैं उस बीकॉम के बाद में आईएएस बनूं या नहीं बनूं, वो आपके डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, यू हैव टू डिसाइड। अब एक सबसे लास्ट चीज जो मैं कवर करना चाहूंगा वो ये है कि हमें पता कैसे लगे कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं, हमें पता कैसे लगे कि हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि हमने तो वही देखा, फिजिक्स की बुक, केमिस्ट्री की बुक्स, मैथ्स की बुक, अकाउंट्स की बुक, केवल वही देखेंगे तो वही पढ़ेंगे। हमने कभी, मैं इसको कैमरा को एक सेकेंड में स्क्रीन शेयर बंद करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कुछ वीडियो में दिखा सकूं। आपको ये दिख रही है, छोटी सी मैगजीन की तरह है, इस पे लिखा है इंडिया बेस्ट कंपनीज टू वर्क फॉर। 2018 का ये पब्लिकेशन। 2018 इस टाइप की बहुत सारी छोटी छोटी मैगजीन्स और छोटी छोटी बुक्स निकलती हैं जिसमें दिया होता है कि कौन कौन सी कंपनीज वर्ल्ड में टॉप पे हैं, वो कंपनीज किस एरिया में काम कर रही हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं इस कंपनी में नौकरी करूंगा, आपको ये देखना है कि इस कंपनी में क्या क्या ऑप्शन है मेरे सामने। अब जैसे ये वाला है, दिस इज अबाउट SAP लैब्स। अब SAP लैब्स क्या करती है, अगर आपको पता होगा तब तो आप पता करोगे ना कि आपको उस चीज में इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर अपन ये दूसरा देखें, जैसे ये ले लेते हैं एग्जांपल, म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड टॉप 30 कंपनीज में अगर है तो क्यों है, ऐसा क्या काम करती है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको पता होगा ये कंपनी क्या करती है या किस एरिया में काम करती है, देन यू विल कम टू नो कि मेरे सामने ऑप्शंस क्या हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये रिकमेंड करता हूं कि आप रैंडमली, दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ओके, रैंडमली थोड़ी रीडिंग करें, मैगजीन्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, ताकि आपको
दुनिया में क्या चल रहा है वो पता रहे। सबसे पहली चीज और आखिरी चीज अगर मैं बोलता हूँ किसी को पढ़ने के लिए वो है न्यूज़पेपर। कुछ लोगों ने पूछा था आईएएस की तैयारी कैसे करें, तो मेरी पहली रिकमेंडेशन है आप न्यूज़पेपर पढ़ें। कोई मुझे पूछता है कि एमबीए के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी है, तो इंग्लिश क्वांट तो पढ़ना ही है, बट आपको साथ में जीके तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तो आपको उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ने ही पढ़ने। तो न्यूज़पेपर इज वन थिंग जो आपको रोज सुबह आधा घंटा पौन घंटा देना चाहिए। आपकी इच्छा है, आप हिंदी का पढ़ें, इंग्लिश का पढ़ें, जो भी पेपर आप पढ़ते हैं आपकी टोटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। इंग्लिश का पढ़ेंगे तो थोड़ा एडवांटेज ये होगा, आगे जाके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको इंग्लिश में देने हैं, ये मान के चलिए, चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों। इंग्लिश इज द मोस्ट प्रिफर्ड लैंग्वेज। हिंदी हम अपनी मातृभाषा मानते हैं, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, हिंदी का एक्सपर्ट भी होना चाहिए, बट एक एडिशनल लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट अ गुड जॉब और इवन टू स्टार्ट अ गुड बिजनेस। क्योंकि कल को अगर आप कंपनी भी खोलते हो तो कंपनीज एक्ट तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देख रहे हैं कि क्या ऑप्शंस हैं, तो योजना और कुरुक्षेत्र करके 2 मैगजीन्स हैं, ये आपको पढ़नी चाहिए रेगुलर। मैं आपको दोनों मैगजीन्स का एक फोटो दिखा देता हूँ ताकि बाद में याद रहे। ऊपर वाली साइड। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा ना, मेरे वाले कैमरा में देखिएगा, तो दिस इज मैगजीन कॉल्ड एज योजना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन है। इसमें जो जितने नए इश्यूज चल रहे हैं उन सब इश्यूज का डिस्कशन होता है। दिस इज अ मैगजीन कॉल्ड एज जी एंड वाई, यानी ज्योग्राफी एंड यू। तो जो लोग ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड है उनको इस टाइप की मैगजीन पढ़नी चाहिए, नए इश्यूज का, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज का आपको इससे पता चलेगा। फिर जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, ये एक मैगजीन है, ये आपको सब्सक्राइब करनी चाहिए एंड रेगुलरली इसको पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली, बट हफ्ते में कभी एक बार 1 घंटे का टाइम मिले, 2 घंटे का टाइम मिले, कभी रिलैक्स करना चाहें अपनी रेगुलर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बीच में से, तो साइंस रिपोर्टर नाम से ये मैगजीन है, इसको आप सब्सक्राइब करें। सिमिलरली हिंदी में आती है विज्ञान प्रगति। विज्ञान प्रगति नाम से एक मैगजीन है, बिकॉज दीज विल टेल यू कि इन एरिया में क्या नए इश्यूज हैं, इन एरिया में क्या नई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है। फिर टीवी हम सब देखते हैं, बट राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी नाम से भी एक चैनल है, काफी लोगों को नहीं पता होगा, बट जो लोग आईएएस आईपीएस या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए ये पता होना बहुत जरूरी है। 2-3 प्रोग्राम इसमें बड़े अच्छे आते हैं। द बिग पिक्चर करके एक आता है, एक देश देशांतर आता है, उसमें कंट्री के बड़े बड़े इश्यूज डिस्कस होते हैं गवर्नेंस के, क्योंकि अगर आप आईएएस आईपीएस बनोगे तो आप कल को गवर्नमेंट चलाओगे, तो जो गवर्नमेंट चलाना चाहता है उसको गवर्नेंस के इश्यूज का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी चैनल्स हैं। टाटा स्काई पे मुझे लगता है कि 598 या 599 चैनल पे आता है। इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए आपकी बेसिक इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी जॉब। रैंडम नॉवेल्स पढ़ें। इंग्लिश की ग्रामर इंप्रूव करनी है तो रेन एंड मार्टिन, लाल कलर की बुक आती है, रेन एंड मार्टिन, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर इंप्रूविंग इंग्लिश ग्रामर, ये आपको डेफिनेटली रेफर करनी चाहिए, ठीक है। ये पीपीटी का मैं पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा ताकि बाद में भी आपको कुछ देखना हो तो यू कैन रेफर। तो ये सारे कुछ एवेन्यूज हैं जो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, जिससे आपको ऑप्शंस पता लगेंगे। ये पढ़ के कुछ रट्टा नहीं मारना है, ये सब पढ़ के कुछ याद नहीं करना है, ये सब पढ़ के समझना है, देखना है अपने आसपास कि इन एरियाज में क्या क्या ऑप्शंस हैं। योजना विल टेल यू गवर्नमेंट क्या योजनाएं बना रही है, गवर्नेंस के क्या इश्यूज हैं। आईएएस बन जाऊंगा तो मैं ये काम करूंगा कि नहीं करूंगा, मुझे इससे मजा आता है कि नहीं आता है। तो आईएएस की पढ़ाई में घुसने के पहले पता होना चाहिए कि मुझे वो काम करने में इंटरेस्ट है कि नहीं। वो तब पता लगेगा अगर ये योजना कुरुक्षेत्र ऐसी मैगजीन पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर एनीवन एंड एवरीवन, चाहे आप 8th क्लास के स्टूडेंट हों, 11th 12th क्लास के स्टूडेंट हों, या बीकॉम बीए बीएससी एमबीए वाले हों, न्यूज़पेपर इज वन थिंग जो सबको पढ़ना है। अगर आप करंट अफेयर्स से अब्रेस्ट नहीं हैं तो आप उन बच्चों से पीछे छूट जाएंगे जो रेगुलरली ये पढ़ते हैं। बात कंपटीशन की है तो हमें
उनसे compete करना है जो हमसे आगे हैं। 1 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं IIT, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका कंपटीशन हमेशा टॉप के 5000 से होता है जो IIT की सीट लेके जाएंगे, तो आपको हमेशा तैयारी उसके हिसाब से करनी है। आई थिंक प्रेजेंटेशन में मेरी तरफ से ये हो गया है। अब कुछ लोगों ने हैंड रेज किया था, यस, ओपन सेशन। वो देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। बट आशी गुप्ता ने एक सभी सेशन, को सर नए पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन करवा दीजिए और हाँ। फिर ओपन सेशन के लिए अनम्यूट भी कर दीजिए। ओके, ठीक है। आपको जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, नहीं तो फिर मैं करने की कोशिश करूंगा। एनीवन जिसको क्वेश्चन पूछना है कुछ? कुछ लोग IAS IPS का मुझसे पूछना चाह रहे थे, क्या पूछना चाह रहे थे भी आप पूछ सकते हैं। कोई 11th-12th के बच्चे जिनको लगता है कि मैंने मैथ्स तो ले लिया है बट मैथ्स में मजा नहीं आता, मैंने भी कॉमर्स तो ले लिया है बट कॉमर्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। एनीवन? अच्छा, 1 पर्सन इज वेटिंग। कोई क्वेश्चंस हैं? आप अगर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप चैट में अपना क्वेश्चन लिख दें, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ठीक है, यदि अभी कोई नहीं पूछ रहा है, हो सकता है उनकी क्वेरीज इसमें सॉल्व हो गई होगी। राइट हेलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। बच्चों के लिए मेरे ख्याल से बहुत यूजफुल होगी, उनके लिए एक यानी इंटरेस्ट ऑफ फील्ड सिलेक्ट करने में बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी ये सारी, कि उन्हें किस तरफ जाना चाहिए, उन्हें एंटरप्रेन्योर बनना है या उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है या नॉन गवर्नमेंट जॉब में NGOs वगैरह के साथ काम करके और सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेना है। यानी उनके जो भी कैरियर गोल्स हैं वो सारे शायद वो इस सेमिनार से वो लोग प्राप्त कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी आपको। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझे बिल्कुल, मैं आपको फिर ईमेल कर। यानी मुझे जैसे पता चलेगा कोई यदि देता है तो मैं आपको बिल्कुल वो चीजों की जानकारी दूंगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आशिका भंडारी, आशिका गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, आरसी गुप्ता, क्वेश्चंस हैं? और के साथ आपने काफी कुछ सीखा और फिर से आप अगली बार भी आप ज्वाइन कीजिए और अगली बार आप और बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।